मैं आप सबकी सेवा करूंगा, आप मेरे ऊपर विश्वास करिए। जय हिंद, जय भारत। बड़ी जल्दी कर दिया मुझे जाना है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म नगर टीवी। प्यारे दर्शकों, आज हमारे साथ नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार जवाहर सिंह जी बीडम जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम उनसे आगामी विधानसभा चुनाव के ऊपर चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो जनता जनार्दन के मध्य अपने लिए समर्थन की अपील किन किन मुद्दों पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है समय देने के लिए। धन्यवाद आमिर भाई। तो सर मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि आप ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता जनार्दन से अपने लिए समर्थन की अपील कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं नगर टीवी के इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे जैसे एक राजनीतिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को जी अपना मंच उपलब्ध कराया और अपने व्यूअर्स तक मेरी बात पहुंचाने का मौका दिया। जी देखिए आमिर भाई, आपको मालूम है हम पिछले 5 साल का ही यदि जिक्र करें, चर्चा करें, तो 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था उस चुनाव में लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के फाजिल अली को समर्थन प्रतिनिधि जी चुना और ये उम्मीदें थी लोगों को, भाई ये व्यक्ति बाहर रहता है, विदेश में है और यहाँ आकर के विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे, भाईचारा स्थापित करेंगे। लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड देखें तो पूरे 5 साल में इनको नंबरिंग जनता देती है तो वो 0 है। 0 के कारण ये है कि आप देखिए, यहाँ माहौल होना चाहिए था एजुकेशन का। जी ये ठीक है, कुछ कॉलेज हमारी सरकार ने खोले, कुछ कॉलेज इनकी सरकार ने खोले, जी लेकिन वो मात्र बिल्डिंगें बनी रहेगी जी या किराए की बिल्डिंग में कॉलेज चलाया तो किराया ही भुगतान हुआ। जी बाकी छात्र और छात्र संघ के नेता आंदोलन करते रहे, हमारे कॉलेजों में लेक्चर नहीं है, व्यवस्था नहीं है। लेक्चर ही नहीं है। व्यवस्थाओं को चलो एक बार छात्र ये सोच सकता है कि बैठने की व्यवस्था में दिक्कत है, दूसरी नया मकान बनता है तो समय लगता है जी लेक्चर नहीं। छात्रों ने जब आंदोलन किया तो उल्टा लेक्चर यहाँ से दूसरी जगह पर लगवा दिया, वो बेचारे हाथ पे हाथ रखे बैठे। तो स्टाफ की कमी है, स्टाफ की विशेष कमी। जी हम स्कूलों की दशा देखें तो आप पूरे विधानसभा क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनमें छात्र संख्या के अनुपात में आप देखेंगे तो स्कूलों में टीचर ही नहीं है, विषय विशेषज्ञ नहीं है, दूसरे टीचर नहीं है, पढ़ाई का माहौल यहाँ ठीक नहीं रहा। एक बड़ी समस्या थी कि भाई यहाँ जो हॉस्पिटल है उनमें अच्छे डॉक्टर हों, जिससे हमारे लोगों को अलवर नहीं जाना पड़े, भरतपुर नहीं जाना पड़े, फिरोजपुर नहीं जाना पड़े, जयपुर नहीं जाना पड़े। हाँ, विशेष परिस्थितियाँ हों तो अलग बात है, लेकिन जो ऐसी नॉमिनल चीजें हैं उनके इलाज यहाँ हो। लेकिन हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं कर पाए। अब डॉक्टर नहीं है, अध्यापक नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, गांव की जो रोड कनेक्टिविटी है वो आप भी गए होंगे गाँव में, घुटने घुटने गड्ढे, गाँव में कीचड़ है, बहुत बुरी स्थिति है। और अपने आप को विकास पुरुष का नाम लोगों से दिलाते हैं, मुझे तो एक बार हंसी आती है कि आंखों से अंधा नाम नहीं सुन, एक ईंट विकास के नाम पर लगी नहीं, जो कुछ पैसा लगा है थोड़ा बहुत वो भारत सरकार की योजनाओं का पैसा है जो भारत सरकार राज्य सरकार को देती है। CRF हो सकते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, हमारे अल्पसंख्यक विकास में जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो सारा भारत सरकार का पैसा है। उस भारत सरकार के पैसे के ऊपर अपने आप को ये कह दे कि ये काम मैंने कराए हैं, तो ये तो एक बेईमानी है। लेकिन जवाहर सिंह जी, देखो इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, जैसे हम लोगों से उनकी राय जानते हैं, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि शायद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नगर विधानसभा की यदि हम बात करें तो नगर विधानसभा में शायद उन्होंने जितना काम किया, भले ही बहुत सारी घोषणाएं भी की, बहुत इतना काम शायद ही किसी के टाइम पीरियड में हुआ है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर पशुपालन के क्षेत्र में हो। देखिए, पता नहीं कौन लोग आपको कहते हैं, मैंने जो कहा है वो तथ्यात्मक कहा है जी। क्या पूजा सैनी हमारी जो बहन और छात्र संघ अध्यक्षा थी वो
उसने कोई 20 बार ताला नहीं लगाया, वो धरने पर नहीं बैठी, उसके उद्घाटन तक में रोड़ा नहीं अटकाया, नगर के कॉलेज की व्यवस्थाओं के बारे में आपको पता नहीं है, आप गाँव में टीचरों की स्थिति पता नहीं है, बेचारे कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 1 है, विषय विशेषज्ञ है ही नहीं जी। तो ये कोई कहता है तो वो पॉलिटिकल भाषा कह रहे होंगे, मैं आपको तथ्यात्मक कह रहा हूँ। आप बीओ ऑफिस में, सीओबीओ ऑफिस में जाकर के आप लिस्ट निकाल के देखिए। तो जवाहर सिंह जी को यदि नगर विधानसभा की जो जनता है वो इस बार यदि सेवा का मौका देती है तो जवाहर सिंह जी नगर विधानसभा के लिए क्या क्या कार्य कराने की योजनाएं बनाए बैठे हैं कि आपको ये काम कराने हैं, जो कमियां आपको फिलहाल दिख रही हैं? सबसे पहले तो यहाँ की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जी। पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है जी। आप देखिए, हिंदू आस्था गायब है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौरक्षा चौकियां लगाई जी। गौ तस्कर वो कोई भी हो, बिल्कुल, उन गौ तस्करों पर रोक लगे और गौ माता की रक्षा हो। जी। इन सरकार ने आते ही सबसे पहले गौरक्षा चौकियों से स्टाफ को ड्रॉ किया। जी। आज वहाँ जो सरकारी पैसा लगा था उनमें 3-3, 3.5 फुट की घास खड़ी है, वो बिल्डिंगें खराब हो रही है और गौ तस्करों के हौसले बुलंद हुए, उनके रास्ते साफ कर दिए। तो एक धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम सबसे पहले इन्होंने किया। जी। यहाँ 5-5 प्रदेशों की पुलिस पड़ी रहती है, जिस तरह अपराध बढ़ा है, आप पुलिस की तरफ इशारा मैं कह रहा हूँ जो कोई भी अपराध हो, जी। उन अपराध बढ़ा है, चाहे रहते हो, हमारे इलाके का मान सम्मान बढ़ा रहना चाहिए। जी। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे इलाके के किसी भी नागरिक के प्रति उंगली उठाए। हाँ, कहीं युवा भ्रमित हो रहा है, दिशा भटक रहा है, तो जनप्रतिनिधि का काम है उनके साथ इंटरेक्शन करें, बैठे, चर्चा करें, संवाद करें और रोजगार परक व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध कराएं, जिससे दूसरे रास्ते से रुकें। मेरा काम होगा कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। जी। क्या उसके अलावा दूसरा मेरा काम होगा यहाँ एजुकेशन का जो स्तर है, एजुकेशन का स्तर सुधरे। सरकार के स्तर पर, स्वयंसेवी संस्थाओं के स्तर पर हम उनसे टाई अप करके लोगों में अवेयरनेस ला करके लोगों को अच्छी शिक्षा की ओर ले जाने का काम करें। हमारा काम होगा यहाँ पीने का पानी उपलब्ध हो। आज पीने का पानी में भी तुष्टिकरण हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो चंबल का पानी पीने के लिए अवेलेबल किया जाए, तुष्टिकरण हुआ है, लोग चिल्ला रहे हैं। तो ये चीजें जो है देखो, सबका अधिकार है, पीने का पानी सब कुछ। मानव सेवा हमारा धर्म है, वो मानव में कौन किस जाति धर्म का कौन क्या है, मानव की सेवा हमको बिना किसी भेदभाव के उसको मूलभूत सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। जी। हाँ, हम जनप्रतिनिधि हैं, पीने के पानी की व्यवस्था हो या सिंचाई के पानी हो। सीकरी डैम में पहले पानी आता था, हमारा नगर विधानसभा का पूरा इलाका सरसब्ज होता था, आज वो बंद हो गया। यमुना बंद है, लेकिन प्रयास होना चाहिए था ना। हमने पिछली सरकार में एक पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रस्तावित की जी। और उस पानी को अलवर के जैसमंद बांध तक लाने की एक योजना बनी और ये जब सरकार आ गई तो उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन गहलोत जी ने तो ये पूरा वादा किया है कि वो भले ही केंद्र सरकार उनको पैसा ना दे, लेकिन वो ईआरसीपी के लिए खुद का पैसा, राज्य का पैसा लगाकर इसको योजना को पूरा करेंगे। गहलोत जी सफेद झूठ बोल रहे हैं। भारत सरकार ने हमेशा ये कहा है कि किसी चीज को पूरी करके आप भारत सरकार के पास भेजें। भारत सरकार सहर्ष तैयार है, क्योंकि योजना हमारी है। इन्होंने तो उस योजना में इधर उधर करके उसको उलझाने का पूरा काम किया है। भारत सरकार ने कई बार ये कहा कि जो नियम कायदे हैं उनके तहत आप कागज लेकर के आइए, लेकिन कई बार ये होता है ना, मेरे तो टेढ़ा चलना जी, टेढ़ा चलना है, तो वो गहलोत जी का सोच हमेशा रहा है और उस परियोजना को अटकाने का इन्होंने काम किया है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उस योजना को अमली जामा पहनाकर जल्दी से जल्दी पूरा कराने का काम किया जाएगा, जिससे किसानों को, आम जन को पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके। तो चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार रिपीट होती है, जो एक ट्रेंड देखा जाए, राजस्थान में एक बार बीजेपी आई है, एक बार कांग्रेस आई है, तो यदि बीजेपी आती है तो बीजेपी की तरफ से इस बार का सीएम फेस कौन होगा? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारा जो सेंट्रल
पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसने स्पष्ट कहा है कि हमारे पास बहुत चेहरे ऐसे हैं जो सीएम बन सकते हैं। उसके नाम आप बता सकते हैं? बहुत चेहरे हैं, नाम लेके बहुत लंबी फहरिस्त है। सीनियर लीडर्स भी हैं, यूथ भी हैं और भी हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, मास बेस्ड पार्टी बनी है। तो बहुत हजारों कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के मैदान में आती है, जनता की अपेक्षाओं को खरा उतरने का पूरा प्रयास करती है, खरी उतरी भी है जी। माननीय मोदी जी ने कहा कि हमारा चेहरा कमल होगा। अब कमल के फूल और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़के, जो कार्यकर्ता, जो पार्टी का नेता ऐसा लगेगा कि इसको मौका देना चाहिए जी। उसको पार्टी मौका देगी और उसके नेतृत्व में राजस्थान विकास की गति तेज बढ़ाएगा और विकास विकसित राजस्थान के पायदान पर पहुंचेगा। लेकिन सर दूसरी तरफ यदि हम देखें तो जो गहलोत सरकार है या मैं ये कहूँ कांग्रेस जो है, वो अपनी गुड गवर्नेंस की नीतियों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में नजर आती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बीजेपी की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी मुद्दों के मामले में कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती है। वो वही एक हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही चुनावी मैदान में नजर आती है। तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की गुड गवर्नेंस इसको कहेंगे कि थाने में महिलाओं के साथ बलात्कार हो। कांग्रेस की गुड गवर्नेंस इसको कहेंगे मुख्यमंत्री की नाक के नीचे रोटी मांगती हुई महिला के साथ एम्बुलेंस में बलात्कार हो। इसी को गुड गवर्नेंस कहेंगे कहीं ना कन्हैया का गला रह दिया जाए। इसी को गुड गवर्नेंस कहेंगे कि सालासर में राम दरबार को जेसीबी से ढा दिया जाए। आपके राजगढ़ अलवर में पुराने हमारे शिवलिंग को जेसीबी से उखाड़ दिया जाए। इसी को गुड गवर्नेंस कहेंगे आपके थानों में दलाली हो, तहसील में बिना पैसे के काम होता नहीं हो। इनकी आरपीएससी में मेंबर हैं वो घूस के मामले में पकड़े जाएं। जितने भी पेपर हों सारे पेपर लीक हो जाएं। इनका शिक्षा मंत्री बैठा हो और मुख्यमंत्री ये कहें कि किसी अध्यापक का काम बिना पैसे लेके होता है या बिना पैसे से होता है। अब कोई पैसा नहीं लेता तो उन्होंने कहा हमने सबने पैसा दिया। इसको गुड गवर्नेंस कहेंगे। इनके जो मंत्री हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लाइन डारी लेके घूम रहे हैं, सारी चीजें हैं। इतनी फेल हुई है सरकार जिसकी कोई सीमा नहीं है। और राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाहती है। वो इसलिए छुड़ाना चाहती है कि राजस्थान में भी और नगर में भी आप देखेंगे कि जिस तरह का दहशत का माहौल पैदा हुआ है जी। परसों के दिन क्या हुआ, पूरा बाजार दहशत में है। जिस तरह का बाहर के लोग बुला करके यहाँ डराने धमकाने का काम किया है, ये नहीं चलेगा। थोड़ा सा देख बाजार में जाकर चर्चा कर लेना, आपको उन्हीं के मुंह से ठीक लगेगा। जी। ये अच्छा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ जनप्रतिनिधि को सामंजस्य, शालीनता और भाईचारा स्थापित करने का काम करना चाहिए। मेरा काम होगा कि यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित हो। मेरा काम होगा यहाँ की विकास की योजनाएं आम सुल्तानी पंचायत बुला करके पूरे साल भर का एक रोड मैप तैयार हो, प्राथमिकता उसकी तय हो जाए। उसके लिए मुझे जो भी प्रयास करने होंगे सरकारों के स्तर पर, निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के स्तर पर, कॉर्पोरेट हाउसेज से मैं करके नगर की जनता के सपनों को पूरा करने का काम जवाहर सिंह मैडम करेगा। तो जवाहर सिंह जी, आपसे बात करने अभी मैंने जब बात की है इस सवाल के संदर्भ में, तो आपने दो मुद्दे रखे। एक तो पेपर लीक का मुद्दा आपने उठाया। ये पेपर लीक का मुद्दा बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और देखना भी जाए ऐसा हुआ है पिछले कुछ पेपर को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश को यदि हम उठा के देखें तो मध्य प्रदेश तो एक ऐसा राज्य है जो इस पेपर लीक के मामले में या पेपरबाजी घोटाले के मामले में सिरमौर है। वहां पर तो 3-3 साल जिन्होंने नौकरी कर ली है उनको भी हटा दिया गया। व्यापम घोटाला देश स्तर पर क्या देश स्तर पर चर्चित है। और आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ जो वहां के आंगन में गुस्सा है वो कहने का इसीलिए कि वो रोजगार पैदा नहीं कर पाए। वहीं जहां तक दूसरी बात रही बलात्कारों की या फिर कानून व्यवस्था की, तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था की परेशानी सिर्फ राजस्थान में नहीं है, बीजेपी शासित राज्यों में भी देखी गई है। मैं बात करना चाहूंगा आपसे मणिपुर मुद्दे की, जहां पर इतने दिनों बाद, इतनी घटनाएं होने के बाद तब बातें बोली गई जब बिल्कुल ही नहीं रहा है। और आज भी वहां पर रह रहकर शांति जो है असामान्य बनी हुई नजर आती है। वहां पर तो डबल इंजन की सरकार है। देखिए, राजस्थान में स्थिति भयावह है।
राजस्थान में मणिपुर से भी ज्यादा? राजस्थान, हाँ, मणिपुर से ज्यादा। ये कैसे कैसे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ महिलाओं के सौदे स्टाम्प पे लिख के होते हैं। सर, बात कर वहाँ रहे तो हैं महिलाओं को मतलब घुमाया गया है। राजस्थान और मणिपुर की परिस्थितियों में अंतर है। मैं राजस्थान देखिए सर, महिला होती है, चाहे वो मणिपुर की हो चाहे राजस्थान की। मैं ये कह रहा हूँ कि महिला के साथ अत्याचार किसी भी कोने में हो, वो शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ, 100% करता हूँ। लेकिन चूंकि मैं राजस्थान में हूँ, राजस्थान का चुनाव लड़ रहा हूँ, पहले अपने घर को संभालना मेरे बिल्कुल। मैं राष्ट्रीय स्तर के बयान इसलिए नहीं दे सकता कि राष्ट्रीय स्तर का मैं नेता हूँ नहीं। मुझे राजस्थान की बात करनी है, पहले नगर की बात। बिल्कुल, क्योंकि आप ये से लड़ रहे हैं। राजस्थान में जो स्थितियां हुई, मैंने तो छोटी मोटी घटना सुनी। जी। अलवर में क्या हुआ, दलित महिला को निर्वस्त्र करके उसके गुप्तांगों पर प्रहार किए गए। जी। क्या हुआ टोडा भीम में, क्या हुआ? और वहाँ का विधायक ये कहता है कि तो रोज होते हैं इस तरह की। लेकिन सर ये भी तो देखो, यहाँ नगर में एक बहन को सरेआम बाजार में हाथ पकड़ दिया गया और एक शब्द कोई नहीं बोला। हम लोग विपक्ष के लोगों का, यहाँ जो सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। यहाँ से लड़कियों का अगवा कर दिया गया। एक मेघवाल समाज की बच्ची को सिर्फ इसलिए पानी नहीं भरने दिया कि वो कि छींटे लग जाएंगे, तुम दूर हटो। एक तरफ बसपा दूसरे लोगों को वोट देकर के आप सामाजिक समरसता की बात कहना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं को तिरस्कृत करने का काम करते हैं। इन सारी चीजों का समाधान एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। और वो नगर में भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन और भाईचारा स्थापित करने का काम करेगी। जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, वो किसी जाति धर्म के लोग हों, उनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा। और जनता के चौकीदार और सेवक के रूप में जवाहर सिंह मैडम नगर में है, जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, पूरे क्षेत्र में एक ही माहौल है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जवाहर सिंह मैडम यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि जवाहर सिंह मैडम नेता बनने के लिए नहीं, नगर की जनता का बेटा बनकर के सेवा करने के लिए आया है। उस पर पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और खरा उतरूंगा। मेरे को विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की योजना है, जिसके सर पर छत नहीं उसको प्रधानमंत्री आवास में मकान, जिसके बुढ़ापे की पेंशन नहीं मिलती उसको सीधे खाते में उनको पेंशन देने का काम, जिसके घर में गैस का कनेक्शन नहीं है उसको फ्री गैस का कनेक्शन देने का काम किया, जिसके घर में लाइट नहीं है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में उनको लाइट पहुंचाने का काम किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का नारा देकर के मोदी जी इस देश को विश्व बनाने के रास्ते पर चल पड़े। हम देखें कौशल विकास केंद्र खोल करके पंचायत समिति स्तर पर लोगों को स्किल करने का काम किया, उनको समाधान करने का काम किया। किसान को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष उनके खाते में सीधा पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। कोरोना जैसी महामारी इस देश में आई, कोई भूखा नहीं रहे, घर अभी तक फ्री गेहूं पहुंचाने का काम किया है। आज ये गैस में सब्सिडी की बात करते हैं, उसमें आधा पैसा तो भारत सरकार का है। वाह आप लूटना चाहते हैं। ये कह रहे थे रजिस्ट्रेशन कराओ तब आपको फायदा मिलेगा, लोगों को धूप में खड़ा किया इन्होंने, पूरे महीने भर धूप में खड़ा किया। इनके पास डाटा नहीं है कौन आदमी का कनेक्शन है, कौन आदमी का गैस का कनेक्शन है, और सिर्फ इसलिए ये लोग परेशान हो। गहलोत जी का फोटो घर घर पहुंचाने के लिए आपने कैंप लगवाए हैं, इसके अलावा क्या कुछ नहीं। और वो भी लागू 1 महीने के लिए, किसी को मिला किसी को कुछ नहीं मिला। जनता में आक्रोश है, जनता गुस्से में है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट करके सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित करने के पूरे मूड में है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी। लेकिन अभी मैं देखिए, अभी यहाँ पर सुशासन की बात चल रही है, आपसी भाईचारे की बात चल रही है, तो मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली, कल मेरा कुछ सर्वे था, हमारी टीम कई गाँवों में गई, तो हमारा जाना हुआ रायपुर में, जहाँ आप शायद 2 दिन पहले होके आए। वहाँ आपका वाल्मीकि समाज या प्रजापत समाज के द्वारा सम्मान भी किया गया। और ऐसा सुनने में आया कि वहाँ पर आपने एक ऐसा सांप्रदायिक भाषण दिया जो कहीं ना कहीं सौहार्द को बिगाड़ने वाला था। और क्या आपने ऐसा बोला है, आपने ऐसा बोला था वहाँ पे कि यहाँ पर लोग पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और यदि ऐसा कोई नारा लगाता है तो आप मुझे तुरंत फोन कीजिए, मेरी टीम यहाँ पर आएगी और उनको सबक सिखाएगी। क्या आपने कुछ बोला? ये सब नहीं बोला। मैंने ये कहा कि जो भारत के समर्थक हैं
वो भारत के समर्थक किसी भी जाति धर्म के हों, वो भारतीय है जी। लेकिन जो भारत के समर्थक नहीं है वो कोई भी हो, हम्म। जो भारत के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। हाँ करेंगे। जवाहर जो सिंह भारत का दुश्मन है उसको सबक सिखाने का जवाहर वो बात आपकी सही है। जवाहर सिंह जी एक बात बताइए, क्या मेरी देशभक्ति एक क्रिकेट मैच से डिसाइड की जाएगी? अरे क्या बात कर नहीं, रहे मुझे हैं? जैसे मुझे कल ग्लेन मैक्सवेल का खेल बहुत अच्छा लगा, तो क्या मैं भारतीय एंटी नेशनल हो गया? नहीं, मैच अच्छा लगा। अगर मुझे कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी का सुनिए सर, अगर मुझे किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी का खेल अच्छा लगता है तो इसका मतलब भारत के प्रति मेरी जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो कम हो गया? देखिए अमर भाई, कोई व्यक्ति पसंद आना अलग चीज है, लेकिन दूसरे देश के नारे लगाना ये अच्छी चीज है। नहीं, ये गलत है। मैं मानता हूं व्यक्ति तो अमेरिका में बच्चा हो सकता है, रसिया में बच्चा हो सकता है, दूसरे देशों में बच्चा हो सकता है, व्यक्ति बुरा नहीं होता जी। लेकिन भारत और दूसरा देश कोई भी वो कोई मैच खेले और दूसरा देश उसमें जीते और हम तालियां बजाएं, ये तो मुझे अच्छा नहीं मानता। यदि मैं भारतीय हूँ तो भारत का कोई भी नागरिक, क्या इस देश में अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाया गया? बहुत लोग क्या इस देश में अभी वो क्या है हमारे राज्यपाल नहीं बनाया गया? देखो सर, क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उड्डयन मंत्री नहीं बनाया गया? नकवी जी को मंत्री नहीं बनाया गया? बनाया गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो भारत विरोधी है वो किसी भी जाति समुदाय का हो, लेकिन भारतीय उसके खिलाफ हम खड़े हैं। निश्चित रूप से भारत विरोधी जो होगा उसको सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी में। चलिए मैं आपकी बात को आगे रखता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 200 विधानसभा सीटों में क्या एक भी सही मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला? परिस्थितियां होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई कहीं कौन जीतने वाला है कौन नहीं जीतने वाला, ये तो टिकट देना नहीं देना ये परिस्थितियां होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं था, फिर भी वो मुस्लिम मंत्री है कि नहीं है? सर देखिए, मुस्लिम मंत्री क्या कौन से कैबिनेट मंत्रालय में डिपेंड ये करता है? जो भी है जिम्मेदारियां पार्टी में जिम्मेदारियां समय समय पर मिलती हैं। जिस लायक कोई व्यक्ति होता है उसकी जिम्मेदारी, कहीं ओहदा बढ़ता है तो उसको उसकी जिम्मेदारी देने का काम हमेशा किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो सभी जाति धर्मों के वर्गों के लोगों का ख्याल रख करके आगे बढ़ाने का काम करता है। तो मैं वही बात अपनी पूरी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि चलिए ठीक है, आपकी बात सही है और ये गलत भी है। अगर कोई नारेबाजी कर रहा है तो नारेबाजी करने वालों को सजा कानून देगा, ये जवाहर सिंह बेगम की पर्सनल टीम देगी? नहीं, कानून देगा। कानून क्यों नहीं देगा? पर्सनल टीम लोगों को समझाने का काम करेगी। वो पंच पटेलों को इकट्ठा करके कहेगी कि देखो हो रहे रास्ता भटक रहे, इनको रोकने का काम करिए। जी नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये जो काम है, यदि कोई गलत कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, कानून उसके लिए है। और जो कोई कानून हाथ में लेगा उसको सबक सिखाने का काम समाज को साथ लेकर के, समाज का मतलब सभी लोग होते हैं, उसमें एक जाति नहीं होती है। तो ये समाज बनता है सभी जाति वर्गों से मिलकर के, समाज को साथ लेकर। क्यों नहीं हुआ? क्रांति नहीं हुई, समाज आगे नहीं आया। सभी क्रांतियों में समाज ही आ गया। समाज आ जाता है, जब समाज आगे आता है तभी रास्ता सही दिखाया जाता है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने वैचारिक क्रांति की, राजा राम मोहन राय ने वैचारिक क्रांति की। हमारे देश में जो बड़े लोग हुए उन्होंने वैचारिक क्रांति ला करके भटकते हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया। देखिए, वैचारिक क्रांति, कोई सी भी क्रांति जिसमें समाज आगे रहा, लेकिन समाज ने कभी भी उसमें हिंसा का सहारा नहीं लिया। लेकिन पिछले कुछ समय से समाज का जो ओढ़ कर अगर हम देखें तो एक भीड़ तंत्र कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हुए नजर आता है। नूह में जैसा हुआ। उससे पहले हम देखें तो मोनू मानेसर की बात दे दी। देखिए, डोकसी वास्तविकता गलत है, एक धर्म की आस्थाओं पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर कानून बनाए गए। हर राज्य में डोकसी गौवध निरोधक कानून बनाए गए हैं। और यदि फिर भी ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन की भूमिका है, तो कानून उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन किसी दल को रक्षा के नाम पर लोगों को मारने या जलाने या पीटने या काटने का अधिकार तो नहीं दिया जा सकता। किसी को अधिकार नहीं है, कानून हाथ में लेने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं। कानून का राज स्थापित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जब शासन प्रशासन जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर कोई जो विघटनकारी शक्तियां वहां भी हो जाए, समाज को आगे आना
आगे आकर के सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है, रास्ते पर लाना पड़ता है। ये आज से नहीं, पुरातन समय से ऋषियों मुनियों का ये देश है। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर आगे चलती है। बिल्कुल, देखिए वो आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को सबके लिए लेकर चलना चाहती है। मैं ये कहता हूँ, इस देश में रहने वाले हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सबका एक ही देश है भारत। भारत के संविधान और भारत का संविधान और भारत के साथ साथ भारतीय संस्कृति को अपना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, बढ़ना चाहिए। यदि कहीं कोई कमियां आती हैं, कहीं कोई विचारों में अंतर आता है, तो राजनीतिक दलों का भी, सामाजिक संगठनों का भी, सबका ये दायित्व बन जाता है कि उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। लेकिन सर, एक थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले जितने भी भाषण को यदि देखें, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी, एक विचारधारा के लोग ही उसके पीछे नजर आते हैं। जैसे हाल ही में तेजारा में संदीप गायकवाड़ के द्वारा जो एक बहुत ही अनर्गल बयान दिया गया, वो कहीं ना कहीं एक पार्टी को संबोधित करते हुए दिया। पार्टी ने निष्कासित कर दिया उनको। पार्टी ने जो कोई गैर जिम्मेदार बयान कोई भी व्यक्ति देगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, आपको ध्यान हो तो एक प्रवक्ता, केंद्रीय प्रवक्ता, उनको भी ध्यान नहीं आ रहा, उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। जी। इन्होंने भी जो बात कही वो पार्टी से उनको बाहर निकाले। पार्टी सही समय पर सही निर्णय लेती है। निश्चित रूप से हम सब लोग एक ही चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका नारा साकार। बिल्कुल। अब जाते जाते मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे जब इस बारे में बात की जाती है तो वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्षेत्रीय स्तर पर कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो हिंदुत्व को आगे लेके आ गए। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, हिंदुत्व सत्य है, ये कोई नहीं है, ये सनातन संस्कृति है। बिल्कुल। इस देश में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं जी। ये जो हमारा इलाका है, ब्रज का इलाका है, इसको मेवात में कन्वर्ट कर दिया कुछ लोगों ने। ये ब्रज का इलाका है। ब्रज में तो ब्रज खान हुए, भगवान श्री कृष्ण के सबसे ज्यादा प्यारे। हमारे इन्हीं इलाकों में होली, मेवात में कन्वर्ट कर दिया है, इसका मतलब क्या है? कन्वर्ट कर दिया, भाषा बोलते हैं, भाषा उस तरह की बोलते हैं लोग। आपको इससे आपत्ति है? मैं कह रहा हूँ ये ब्रज है, ब्रज में मेल, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी जो भी रहते हैं वो ब्रजवासी। आप कह रहे हैं ये ब्रज से तो ब्रजवासी है, उसको यानी कि उसकी पहचान नहीं मिटानी चाहिए। जी, उसकी पहचान नहीं मिटानी चाहिए। ब्रज है और ब्रज में भगवान श्री कृष्ण, मैंने कहा कबीर खान ने कितना वो कहा। बिल्कुल। हमारे इस इलाके में आप देखिए, आज भी राम सिंह, प्यार सिंह, शिव सिंह, धन सिंह, ये नाम मिलेंगे, तो ये हमारी संस्कृति है। अब उनको मिटा करके कुछ कट्टरवादी लोग यहाँ आकर के प्रवेश करके उस भाईचारे में दरार डालने का उन्होंने प्रयास किया, कट्टरवादिता पैदा किया, जो इस इलाके की शांति के लिए ठीक नहीं है, इसकी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हाँ, धर्म को किसी को कोई माने, वो उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म मानव कल्याण के लिए हो, धर्म देश के कल्याण के लिए हो। सांस्कृतिक विरासत इस देश की बहुत मजबूत है, बहुत बड़ी है। जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, बिल्कुल, विश्व शांति की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात। वो जब स्तुति करेंगे तो विश्व का कल्याण हो। हाँ, सभी प्राणियों का कल्याण, सारी बात करें। लेकिन कहीं जब उसमें दिक्कतें आती हैं तो प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। मैं कहता हूँ कि ब्रज की संस्कृति कायम है। इस इलाके में होली, दिवाली, त्योहार मनते थे, खीर पुए की दावतें हुआ करती थी। आज मोटरसाइकिलों पर गौ मांस बिकता हो तो ये शर्म नहीं आनी चाहिए किसी जनप्रतिनिधि को, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। तो हम ये मान के चले कि अगर जवाहर सिंह जी को अब की बार जनता सेवा का मौका देती है तो मेवात का नामकरण बदले कि नामकरण नया नाम नहीं, ब्रज ही है, बदले ब्रज ही है, पहले से ब्रज ही, वो तो अभी ब्रज ही है। ये ब्रज भूमि है और ब्रज भूमि में रहने वाले सभी धर्मों के लोग भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी है, उनके प्रति हमारी सबकी श्रद्धा है और इस क्षेत्र को शांतिपूर्ण, भाईचारे युक्त, विकास युक्त
और भ्रष्टाचार मुक्त, जो आज थाने तहसीलों की दहलीज पर दलाल बैठे रहते हैं, उनको यहाँ से खत्म करके भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त शासन प्रशासन देने का काम जवाहर सिंह मैडम करेगा जी, भारतीय जनता पार्टी इस नगर की जनता का बेटा करेगा। अच्छा सर, जाते जाते मैं जवाब एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जैसे आपका दौरा हम देख रहे हैं, तो भूतपूर्व विधायिका कहीं ना कहीं शुरुआत में इस बात से नजर आई जो टिकट वितरण हुआ, और बाद में ऐसा भी कहा गया कि आपने उनको मना लिया, जैसा भी है, लेकिन आपके सर्वे के दौरान कभी उनको आपके साथ नहीं देखा गया, इसे किस तरीके से देखा जाए? वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय स्तर की पदाधिकारी नहीं है जी, और उनका सोच बहुत अच्छा सकारात्मक है। वो पार्टी के साथ ही खड़ी है, पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ी है। मेरे साथ भी मेरी कई उनसे मुलाकात हुई है। उनके पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब थी, वहाँ जाना था, कई पारिवारिक स्थितियाँ हो जाती हैं, आवश्यकता पड़ने पर वो भी आपको नजर आएंगे। निश्चित रूप से पार्टी के साथ है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि वो पार्टी के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकती, क्योंकि पार्टी ने उनको बहुत मौके दिए हैं। आगे भी पार्टी कहीं न कहीं कार्यकर्ता को मौका देती है और मेरे उनके अच्छे संबंध। सर, जैसे अब बात करें कि जो सवर्ण समाज है हमारा, वो कहीं कहीं बीजेपी का एक कोर वोट बैंक माना जाता है, जिस तरीके से मुस्लिम कोर वोट बैंक माना जाता है कांग्रेस का। लेकिन अगर हम नगर क्षेत्र की बात करें तो नगर में इस बार दो आपके सामने मुश्किलें हैं कि तो डॉक्टर साहब जो हमारे नगर से खड़े हैं, एक दूसरे नेम सिंह फौजदार जी, और इनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा बीजेपी का ही वोट बैंक है। तो इस समस्या को किस तरीके से आप सुलझाएंगे या इनको किस तरीके से? मतदाता बहुत अच्छी तरह समझ गया आपकी बात। अब की बार हर मतदाता एक ही बात कहता है कि नगर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतनी चाहिए। दोनों हमारे सम्मानीय हैं, डॉक्टर गोविंद साहब भी हमारे बहुत बड़े सम्मानीय हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम उनके चरण छूते हैं, जहाँ भी मिलते हैं वो हमारा भी सम्मान करते हैं। दूसरे भाई हमारे पड़ोसी हैं नेम सिंह जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता अब की बार एक ही बात चाहती है कि यहाँ से भाजपा का उम्मीदवार चुनाव जीते और जनता की सेवा करे। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, चुनाव में कहनी भी चाहिए और अपने अपने तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन अब की बार बहुत बड़ा फायदा जो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, दलित समाज को हर बार ठगा गया जी, बसपा के नाम पर वोट लेकर के उनको इस बार आजाद पार्टी में, इस बार दूसरी पार्टी एक मैदान में है। तो मेरे संवाद जब उनको हो रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को यदि सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनको भारत रत्न देने का काम किया तो माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने किया। या सो रहे थे कांग्रेस के दूसरे लोग अपने मामा बुआ फूफी जीजा उनको सबको वो दे दिए भारत रत्न, और बाबा साहब को नहीं दिया। परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उनकी जन्मस्थली, उनकी कर्मस्थली, उनकी दीक्षा स्थली, उनकी निर्माण स्थली, विदेश में भी उसकी जहाँ अध्ययन करने गए वो ऐसे पड़े थे जैसे लावारिस। उनको नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के खर्चे पर पंच तीर्थ बना करके उनको देश को समर्पित करने का काम किया। आप देखिए कुंभ के मेले में सफाई कर्मी सफाई का काम करें, उनको सम्मान नहीं देते थे लोग। देश के प्रधानमंत्री ने उन सफाई कर्मियों को चेयर पर बैठाया, खुद नीचे बैठे, उनके पैर धोकर के संदेश देने का काम किया कि ये और हम अलग नहीं है। कार्य अलग हो सकते हैं, या तो भगवान राम ने दिया सबरी के झूठे बेर करके संदेश देने का काम किया, या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि हम और ये एक अलग नहीं है। भगवान राम की परंपरा को निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। बस ठीक है, वो बात मैं मान रहा हूँ। शिवराज जी ने भी अब कुछ दिनों पहले एक दलित के पैर धोए, लेकिन सर देखिए देश में फिर भी हम कई बार घटनाएं देखते दलित विरोधी, जैसे सीरी मध्य प्रदेश में पेशाब कांड हुआ। इसके अलावा मैं बात करूं तो हम आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं पढ़ते रहते हैं, दलित की सीवरेज टैंक की सफाई करते हुए, नालियों की सफाई करते हुए दम घुटने से उनकी मौत। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट में, स्पेशल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नहीं करा, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया, या फिर जिनकी मौतें हो रही हैं उनके लिए उचित मुआवजा दिया जाए, ऐसा कोई काम नहीं किया। देखिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण दलितों को उनकी आरक्षण ठीक नहीं मिल पा रहा था। सर जम्मू कश्मीर में तो दलितों की संख्या नगण्य है, जितनी भी है नगण्य है सर, जितनी भी है
एक व्यक्ति भी है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मौलिक अधिकार है सबके सबके। धारा 370 खत्म करके उनको सम्मान देने का काम किया। अभी मुख्य सूचना आयुक्त दलित बना है। दलित महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन सर देखिए मेरी पूरी बात सुनिए। ठीक है सर, बोलिए। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद यदि देश का कानून मंत्री बनाने का काम किया, जो सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होता है, तो अर्जुन मेघवाल जी को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी किया जी। देश के बहुत बड़े ताकतवर नेता दलित नेता अर्जुन जी मेघवाल जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलितों का सम्मान करती है। आज भी भरतपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने जाटव समाज को 2 टिकट दिए हैं, एक रिजर्व सीट पर, एक सामान्य सीट पर। अच्छा। ये जो कीर्तिमान भरतपुर जिले या डीग जिला बन गया, हाँ। लेकिन भरतपुर और डीग जिले दोनों जिले में एक टिकट दे करके दलित समाज का नेतृत्व बढ़ाने का जो काम किया है, आज तक की तारीख में इन दोनों जिलों में किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हम सब लोग इसमें लगे हुए हैं, समानता बढ़े। आप देखिए, एक घटना याद रख लेता हूँ। कई लोग भ्रमित करते हैं भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। हाँ। करते हैं बिल्कुल। लेकिन आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी से शक्तिशाली नेता आज इस विश्व में कोई है क्या? ये तो अपने माननीय निर्णय में जी, जो निर्णय होते हैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए वो जाने जाते हैं जी। तो धारा 370 35A जैसा ज्वलंत मुद्दा, तो अनुच्छेद 370 जो भी है वो अनुच्छेद और धारा नहीं, धारा सीआरपीसी होती है सर। वो जो भी है वो 370 और 35A हटा करके उन्होंने इस देश को अखंड भारत करने का काम किया। जब लोग कहते थे कि खूनों की नदियां बह जाएंगी, कतरा भी नहीं, ये हो जाएगा, बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी जी। एक झटका लगा, बिल्कुल। राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया। लोगों का ये कहना था कि लागू होगा तो देश में अंतर कलह यानी गृह युद्ध छिड़ जाएगा। जी। एक चिड़िया ने चूक किया नहीं। यदि आरक्षण विरोधी माननीय मोदी जी होते, भारतीय जनता पार्टी होती, तो कितनी देर लगती? एक लाइन का प्रस्ताव पास हो जाता ना। लेकिन नहीं, मोदी जी ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया है, ये निर्णय से भारत सरकार सहमत नहीं है, भाजपा की सरकार सहमत नहीं है, क्योंकि जो लोग अभी वंचित हैं उनको राष्ट्र की मुख्यधारा बनाने के लिए और सकारात्मक प्रयास किए जाने। उन्होंने कैबिनेट में और लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पास करके उस आरक्षण को संरक्षित करने का काम किया। ये देश में पहली बार है। लेकिन जवाहर सिंह जी, ऐसा भी हो सकता है कि 35% के दलित वोट बैंक से सीधे सीधे दुश्मनी लेना, टक्कर लेना भी तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना हो सकता है। नहीं, इसको वोट बैंक दलित नाराजगी तो बहुत बड़ी पड़ सकती है, इसको वोट क्योंकि 35% वो सरकार बनाने और गिराने के लिए बहुत होते हैं। इसको वोट बैंक की राजनीति इसलिए नहीं कह सकते कि उन वोटों पर कई लोग अपना स्वामित्व जमाते आए हैं जी, और उनको रास्ता भटका करके दूसरी ओर ले जाते आए हैं। बिल्कुल। ये बड़ा समय आया है, बहुत अनुकूल समय आया है जब भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्य धारा में ला करके उनके सर्वांगीण विकास की, देखिए जो सरकार की योजनाएं सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग लाभान्वित इसलिए होते हैं कि वो कहीं न कहीं अभाव की जिंदगी जीते हैं। मैं अंत में यही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसको लेकर के आगे बढ़ रही है। आप सबसे मेरी उम्मीद है, आपने मुझे यहाँ जो समय दिया, निश्चित रूप से आपके व्यूअर्स मुझे देख रहे होंगे, मैं आप सबको निवेदन कर देना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी की थीम पर मैं आप सबकी सेवा करूँगा। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए। जय हिंद, जय भारत। बड़ी जल्दी कर दिया। जाना है।